हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन का नॉवेल जीत का ताज का दूसरा भाग। फ़ोन बंद करने के 2 मिनट बाद ही बंगले के पोर्च में कार रुकने की आवाज़ आई और फिर देखते ही देखते देवराज चौहान ने भीतर प्रवेश किया। कृष्णलाल के यहाँ फ़ोन किया था, जगमोहन बोला। मालूम पड़ा कि तुम वहाँ से चल पड़े हो। देवराज चौहान ने सिर हिलाया और आगे बढ़कर सोफे पर बैठा और सिगरेट सुलगा ली। जगमोहन की निगाह देवराज चौहान पर थी। कृष्णलाल से क्या बात हुई, जगमोहन ने पूछा। हाँ, देवराज चौहान ने कष्ट लेकर सिर हिलाया। लगता नहीं कि बात बनेगी। क्यों? वो गोलकुंडा की खान से कभी निकला बेशकीमती हीरा बीते वक्त के निजाम के यहाँ से उड़ाना चाहता है। उस हीरे का नाम दरियाए नूर है, जो कि मशहूर हीरा है। देवराज चौहान बोला। उस हीरे को दरियाए नूर इसलिए कहा जाता है कि वो बेशकीमती हीरा किसी शीशे की तरह साफ़ है और रात के वक्त में उसमें से इतनी ज़्यादा रोशनी निकलती है कि लगातार उसे देखा नहीं जा सकता। जगमोहन देवराज चौहान को देखता रहा। ब्रजलाल बोलता है कि उस हीरे को निजाम के यहाँ से लाने की एवज में 5 करोड़ देगा, जो कि काफ़ी कम है। जबकि उसे हीरे को 4 लोगों के बीच बिठाकर नीलामी के मॉल में बेचा जाए तो 50 करोड़ से ज़्यादा की उसकी कीमत लगी। जगमोहन ने सोच भरे ढंग से सिर हिलाया। तो तुमने क्या बोला? 25 करोड़। कृष्णलाल जैसा आदमी 25 करोड़ नहीं देगा, जगमोहन ने गहरी सांस लेकर कहा। दरियाए नूर जैसे हीरे को लाने के बदले 25 करोड़ बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। देवराज चांद के होठों पर मुस्कान उभरी और उठ खड़ा हुआ। इससे कम में बात नहीं बनेगी। मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम चाय बना लो। कहने के साथ ही देवराज चांद बंगले के भीतर की तरफ बढ़ता चला गया। जगमोहन वहाँ से हिलने लगा तो फ़ोन की घंटी बजी। जगमोहन ने रिसीवर उठाया। हेलो जगमोहन, कृष्णलाल की आवाज़ कानों में पड़ी। पहचान लिया? जगमोहन ने मुंह बनाया। इतने महंगे हीरे का सस्ता सौदा करना हो तो राह चलते किसी और से बात कर लिया कर, इधर का रुख मत किया कर। निजाम के यहाँ से हीरा उठाना है, ऐसा करना तुम मजाक समझते हो? खामा का वक्त ख़राब किया। मैं 25 करोड़ देने को तैयार हूँ। क्या? हाँ, देवराज चौहान से बात करा। मेरे से कर ले, वो बाथरूम में। उसे बोलना 25 करोड़ दूंगा, लेकिन तभी दूंगा जब दरियाए नूर मेरे सामने होगा। सौदा 25 करोड़ का करता है और 2,500 रुपये है नहीं, जगमोहन ने तीखे सर में कहा। क्या मतलब? सौदा 25 करोड़ का करता है और खाली खाली मुंह मीठा करता है? देख कृष्णलाल, यहाँ ऐसा नहीं होता। कम से कम 1 करोड़ तो पहले पहुँच जाना चाहिए, ताकि रास्ते का खर्चा पानी निकलता रहे। बाकी का 24 करोड़ तब, जब दरियाए नूर तेरे हवाले करेंगे। बोल हाँ। हाँ, कृष्णलाल की गहरी सांस लेने की आवाज़ आई। देवराज चौहान से बात करा। कोई कसर बाकी है क्या? हीरे के बारे में ही बात करनी है। फ़ोन पर बैठा रहे, देवराज चौहान नहा धोकर तेरे से बात करता है। कहने के साथ ही जगमोहन ने रिसीवर रखा और चाय बनाने के लिए किचन की तरफ बढ़ गया। नहाने के बाद देवराज चौहान कपड़े बदल चुका था। उसने चाय का घूंट भरा। कृष्णलाल का फ़ोन आया था। सामने बैठा जगमोहन बोला, वो 25 करोड़ देने को तैयार है। और देवराज चौहान ने उसे देखा। बोलता था पेमेंट तब होगी जब दरियाए नूर उसके सामने होगा। मैंने उसकी ये बात मान ली, लेकिन खर्चे पाने के लिए 1 करोड़ एडवांस के लिए बोल दिया। जगमोहन ने कहा। 1 करोड़ वो दे देगा। तुमसे कुछ बात करने को कह रहा था। इस वक्त वो फ़ोन पर बैठा है। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। फ़ोन लाऊं? लाओ। जगमोहन ने ड्राइंग रूम हॉल से फ़ोन लाकर दिया। देवराज चौहान ने कृष्णलाल से बात की। मुझे 25 करोड़ देना मंजूर है, दरियाए नूर के बदले, लेकिन ये काम कब तक हो जाएगा? जल्दी। मेरे से मिलना, तो मैं बता दूंगा कि हीरा निजाम ने कहाँ किधर कैसे रखा हुआ है, और 1 करोड़ एडवांस जो जगमोहन ने कहा है वो भी दे दूंगा। कब मिलते हो? कृष्णलाल की आवाज़ कानों में पड़ रही थी। 1-2 दिन में। अच्छी बात है, मैं इंतज़ार करूँगा। फ़ोन मार देना। देवराज चौहान ने फ़ोन बंद करके पास ही रख लिया। जगमोहन ने चाय का घूंट भरा। रुस्ता राव का फ़ोन आया था, जगमोहन बोला। बाकेलाल राठौर ने बात की। देवराज चौहान की निगाह जगमोहन पर जा टिकी। खास बात? कह नहीं सकता। बाके रुस्तम के साथ अपने किसी भाई जैसे दोस्त को भेज रहा है। कर्मपाल सिंह नाम है उसका। उसे तुमसे कोई काम है, वो तुमसे ही बात करना चाहता है। रुस्तम राव करमपाल सिंह को यहाँ ला रहा है और इस वक्त वो पहुँचता ही होगा, जगमोहन ने कहा। देवराज चौहान ने सोच भरे ढंग में सिर हिलाया। कोई खास काम ही होना चाहिए, क्योंकि वो सीधा तुमसे बात करना चाहता है, जगमोहन बोला। देवराज चौहान ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला कि 2 पल के लिए हैरान सा बैठा रह गया। निगाहें दरवाजे पर ही स्थिर होकर रह गई। चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। जगमोहन ने फ़ौरन निगाह घुमाकर देखा, वहाँ फ़कीर बाबा खड़ा था। फ़कीर बाबा दरवाजे पर कब पहुँचा, कैसे पहुँचा, कुछ मालूम नहीं हो सका था। कोई आहट नहीं, कोई आवाज़ नहीं। वो खड़ा शांत निगाहों से दोनों को देख रहा था। देवराज चौहान ने जल्दी से खुद को संभाला और उठ खड़ा हुआ। बाबा आप? देवराज चौहान के ऑटो से निकला। कैसा है तू देवा? अच्छा हूँ बाबा। देवराज चौहान का स्वर शांत था। फ़कीर बाबा ने 2 कदम उठाए और भीतर आ गया।
जगमोहन भी हैरानी में डूबा उठ खड़ा हुआ था। आप कब आए? जगमोहन क्या उठा। जब तुमने देखा जग्गू। जग्गू? हाँ, भूल गया क्या? फकीर बाबा मुस्कुराए। 3 जन्म पहले तेरा नाम जग्गू ही था। जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी तो तेरे को बताया था। हाँ, जगमोहन के चेहरे पर अजीब से भाव थे। लेकिन मुझे तो इस जन्म के अलावा कुछ याद नहीं। नहीं याद होगा। मनुष्य की योनि में आकर इंसान बीते जन्म की बातें याद नहीं रख पाता। चोला जो बदल लिया होता है। मरने के बाद जब अगले जन्म में जाएगा तो इस जन्म की बातें याद नहीं रहेंगी। जगमोहन कुछ ना कह सका। लेकिन मुझे सब याद है, जैसे कल ही की बात हो। कुछ भी तो नहीं भूला? क्योंकि तुम लोग मरकर नया शरीर धारण करते रहे और मैं उसी शापग्रस्त शरीर को लेकर आज तक भटक रहा हूँ। मुक्ति नहीं मिल सकी मुझे। फकीर बाबा का स्वर गंभीर था। तुम लोगों की वजह से, अपने कर्मों की वजह से भटक रहा हूँ बाबा। जगमोहन ने कहा। क्या हुआ था 3 जन्म पहले? तब? अभी वक्त नहीं आया बताने का जग्गू। तो कब आएगा वक्त? तब जब देवा और मिन्नों में दुश्मनी खत्म हो जाएगी, दोनों में दोस्ती हो जाएगी, तब बताऊंगा सब कुछ। तभी मुझे श्राप से और इस पुराने शरीर से मुक्ति मिलेगी। कहने के साथ गंभीर निगाहों से बाबा ने देवराज चौहान को देखा। देवा, तेरे से काम था, कुछ बात करनी है। कहिए बाबा। फकीर बाबा गहरी निगाहों से देवराज चौहान को देखता रहा। कई पलों तक वहाँ खामोशी छाई रही। तूने हर जन्म में मेरी बात रखी। मिन्नो जल्दबाजी है, गुस्से वाली है, बात समझती नहीं। लेकिन तू बात समझता है। बोल, मानेगा इस बार भी मेरी बात? बात बोलो बाबा। देवराज चांद के चेहरे पर गंभीरता थी। तुझे वायदा करना होगा। क्या? मेरी बात मानेगा? बात सुने बिना मैं वायदा नहीं कर सकता बाबा। देवराज चांद ने कहा। मेरी कही बात में तेरे को नुकसान हो तो वायदे की बात भूल जाना। मेरा कहा मत मानना। फकीर बाबा का सर शांत स्थिर था। निगाहें देवराज चौहान पर थी। देवराज चौहान फकीर बाबा के बूढ़े शरीर को देखता रहा। चुप क्यों कर गया देवा? सोच रहा हूँ बाबा कि हाँ कहने के बाद मैं पीछे कैसे हटूँगा। मैं तेरे को कहा है देवा, वायदे के बाद भी बात ना पसंद आए तो पीछे हट सकता है तू। वायदे के बाद मैं पीछे नहीं हटता। देवराज चौहान का सर सपाट था। इसलिए बिना वायदे के ही अगर आप बात मेरे सामने रख दें तो मुझे फैसला करने में आसानी रहेगी। फ़कीर बाबा ने गंभीरता से सिर हिलाया। मैं चाहता हूँ मिन्नो से तेरा झगड़ा ना हो। फ़कीर बाबा ने कहा। मैं कब झगड़ रहा हूँ? देवराज चौहान ने फ़कीर बाबा को देखा। मैं आने वाले वक्त को देख रहा हूँ देवा। अगले 15 दिनों के भीतर तेरा और मिन्नो का आमना सामना होगा और बहुत ही भयंकर झगड़ा हो जाएगा। देवराज चौहान का चेहरा भाव ही नहीं रहा। बाबा। देवराज चौहान का सर शांत था। अगर आप ये सोचते हैं कि मोना चौधरी मेरा गिरेबान पकड़े और मैं झगड़ा ना करने की खातिर उसके सामने हाथ जोड़ दूँ तो ऐसा नहीं होगा। मैं इस झगड़े को टालना चाहता हूँ। अगर 15 दिन गुरुवार की कृपा से ठीक तरह निकल जाते हैं तो फिर तेरा और मिन्नो का झगड़ा नहीं होगा। इन 15 दिनों को टालना है। देवराज चौहान ने समझने वाले भाव में सिर हिलाया। बाबा, मोना चौधरी से टक्कर लेने झगड़ा करने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिए इस मामले में मैं आपकी हर बात मानूंगा, एक हद तक। लेकिन मोना चौधरी के सामने से पीछे नहीं हटूंगा। मैं तेरे को पीछे हटने के लिए नहीं कह रहा। तो फिर कहो बाबा, आप मुझसे क्या चाहते हैं? देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। रुस्ता राव किसी को तेरे पास ला रहा है। फ़कीर बाबा ने कहा। हाँ, जगमोहन कह उठा। बाकी से फ़ोन पर यही बात हुई थी। फ़कीर बाबा की नज़र देवराज चौहान पर थी। देवा, तो उस आने वाले से नहीं मिलेगा, बात नहीं करेगा। तेरे से जो काम वो कराना चाहता है वो तू नहीं करेगा। देवराज चौहान और जगमोहन की निगाहें मिली। देवराज चौहान के चेहरे पर गंभीरता थी। बाबा, वो जो कोई भी हो उसे बाके भेज रहा है। बाके ने मेरा साथ दिया था जब पहली बार मोना चौधरी से मेरा टकराव हुआ था। ऐसे में उसे मना कैसे कर? मेरी खातिर ये बात मान लो। फ़कीर बाबा का स्वर गंभीर था। देवराज चौहान चुप्पी के बाद बोला। कम से कम उससे बात तो कर लेने दो बाबा। बात नहीं की तो बाकी क्या सोचेगा कि तूने उसके सामने भी नहीं जाना है। देवराज चौहान ने गहरी निगाहों से फ़कीर बाबा को देखा। ऐसी बात क्यों? क्योंकि वो तेरे को जो काम करने को बोलेगा उसी काम की राह पर मिन्नो बढ़ रही है। तो उस काम करेगा तो भयंकर तूफान उठ खड़ा होगा, जो मैं नहीं चाहता। वो हो जाएगा, तेरा और मिन्नो का टकराव हो जाएगा। दिलों की मैल बढ़ जाएगी, नफ़रत की दीवारें खड़ी होंगी, कई जाने जाएंगी और मेरा मुक्ति का वक्त और आगे बढ़ जाएगा। मैं चाहता हूँ ये सब ना हो। धीरे धीरे किसी तरह तुम दोनों में दोस्ती कराकर शाप से मुक्त होकर मुक्ति पालो। देवा, मैंने तेरे से जो मांगा है वो ऐसी बात नहीं कि जो तू मान ना सके। फ़कीर बाबा गंभीर था। ठीक है बाबा। देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। मैं उससे नहीं मिलूँगा। मैं जानता था देवा कि तू मेरी बात टालेगा नहीं। हर जन्म में तूने मेरी बात रखी। लेकिन मिन्नो ने ही तेरे को मजबूर किया आगे बढ़ने को। कसूर मिन्नो का नहीं,
तब वक्त का फेर भी ऐसा हो जाता है कि मिन्नो भी अपने होश खो बैठती है। फ़कीर बाबा के सर में शांत भाव थे। मुझे पूरी आशा है कि इस जन्म में तेरी और मिन्नो की दोस्ती कराकर श्राप से मुक्ति पा जाऊंगा, क्योंकि इस दुश्मनी की वजह 3 जन्म पहले तेरी ही वजह से खड़ी। उसी वक्त रुस्तम राव ने भीतर प्रवेश किया। फ़कीर बाबा को वहाँ मौजूद पाकर हड़बड़ा उठा। चेहरे पर अजीब से भाव आकर ठहरते चले गए। मैं जानता था तू आ रहा है। तेरे कदम इस कमरे की तरफ बढ़ रहे हैं। फ़कीर बाबा के होठों पर मुस्कुराहट उभरी। बाज नहीं आएगा अपनी आदतों से। आदत? अपन क्या करेला है बाबा? रुस्तम राव फौरन दोनों हाथ जोड़कर बोला। फ़कीर बाबा के होठों पर मुस्कान छाई रही। तू पहले जन्म में भी छोटा था और सबसे तेज़ था, दूसरे में भी, और अब तीसरे में भी तेरे को देख चुका हूँ। जैसा तूने कालूराम को मौत दी, दूसरे में भी कालूराम को तुम नहीं मारा था, और पहले भी कालूराम को तू ही मार सका था। तब वो मेरा बेटा था। अगर तू उसे खत्म ना करता तो हर जन्म में वो जाने कितने कहर आता। बाबा, अपुन ने तो जो करेला हालात के मुताबिक ही करेला है। अपुन, तेरे को मैंने गलत नहीं कहा। मैंने तो तुम्हें तेरा भूतकाल बताया है। फ़कीर बाबा मुस्कुराया। बाबा, अगर अपुन कालूराम को नहीं मारेला तो वो अपुन और इंस्पेक्टर वानखेड़े को मारेला। वो बहुत खतरनाक होएला। रुस्तम राव ने गंभीर स्वर में कहा। वो, तू सबसे ज़्यादा खतरनाक रहा है हर जन्म में। तेरे और कालूराम में इतना ही फ़र्क रहा हमेशा कि वो अपनी ताकत का बुरे और गलत कामों में इस्तेमाल करता रहा और तू अपनी ताकत को अच्छे कामों में लगाता रहा। रुस्तम राव की निगाह फ़कीर बाबा के चेहरे पर थी। बाबा, जब तुम अपुन को पहले मिला तो अपुन ने इस अक्खा जन्म में तेरे को नहीं देखा, गारंटी है। पर अपुन को हर बार यही लगेगा कि तेरे को कभी देखेला है, तेरी आवाज़ सुनेला है। अब भी यही लगेला है। फ़कीर बाबा मुस्कुराया। हाँ, ये बात तो पहले भी कह चुका है। फ़कीर बाबा मुस्कुराया। लोग पिछले जन्मों की बातें भूल जाते हैं, परंतु लाखों करोड़ों में से कोई एक होता है जिसे कुछ याद रह जाता है। जैसे कि तेरे को मेरा चेहरा और आवाज़। हो सकता है कभी तेरे को बीते जन्मों की वो बातें याद आ जाएं जो कभी हुई थी। बाबा, तू कौन होइला? बता मेरे को। रुस्तम गंभीर स्वर में बोला। फ़कीर बाबा ने अपना मुस्कान भरा चेहरा देवराज चौहान की तरफ किया। देवा, मेरी बात मानकर याद रखना कि ये 15 दिन तेरे को बिना किसी झगड़े से निकाल लें। मेरे पर तेरा ही एहसान होगा। कहने के साथ ही फ़कीर बाबा पलटा और दरवाजे से बाहर निकल गया। बाबा के कदमों की आवाज़ नहीं गूंज रही थी। देवराज चौहान और जगमोहन की निगाहें मिली। फ़कीर बाबा को दरवाजे से निकलता पाकर रुस्तम राव फ़ौरन दरवाजे की तरफ बढ़ा। बाबा, दरवाजे से बाहर निकलते ही रुस्तम राव ठिठका। चेहरे पर ठगे से भाव आ गए। फ़कीर बाबा कहीं भी नहीं था। जगमोहन ने फ़कीर बाबा की कई सारी बातें रुस्तम राव को बताईं। रुस्तम राव के चेहरे पर गंभीरता आ गई। देवराज चौहान सिगरेट सुलगाए कश लेता कमरे में टहल रहा था। बाप, ये बाबा बहुत शक्ति वाला होइला। इसका कमाल तो अपन ने पहले भी देखेला है। बाबा ऐसा बोला तो सच बोला। देवराज चौहान करमे की बात सुनेला तो मोना चौधरी से टक्कर होएला। अपन भी नहीं चाहेला कि झगड़ा खड़ा हो। करमे को अपन वापस ले जाएला बाप। रुस्तम खड़ा हो गया। बाके को समझा देना, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। चिंता मत करेला बाप, बाके को सिर से पाँव तक समझाएला। कहने के साथ ही वो बाहर निकल गया। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। अब क्या करना है? जगमोहन ने पूछा। देवराज चौहान ठिठका और गंभीर स्वर में क्या उठा। मैं फालतू की बातों की तरफ ध्यान न देकर निजाम के दरियाई नूर हीरे को हासिल करने के लिए काम पर लग जाना चाहता हूँ। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। मैं भी यही सोच रहा था। कृष्णलाल से कब की मुलाकात है? कल सुबह की। रुस्तम और कर्मपाल सिंह को वापस बाकेलाल लठौर के ऑफिस लाया और रिसेप्शन पर कर्मपाल को बिठाकर बाकेलाल लठौर के पास जा पहुंचा। वापसी पर रास्ते पर कर्मपाल सिंह पूछता रहा कि क्या बात है, देवराज चौहान कहाँ है, लेकिन रुस्तम राव बातों में उसे टालता ही रहा। रुस्तम राव को सामने पाकर बाकेलाल लठौर के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। ओ छोरे, तू गयो ना अभी तक? गया था बाप, आ भी गया। देवराज चौहान बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसेला है। रुस्तम राव बोला। मारे को बता का प्रॉब्लम होवे? प्रॉब्लम को वट के रख दवाऊंगा। बाकेलाल लठौर ने अपनी मूछ को हाथ लगाया। फ़कीर बाबा को तो नहीं बोला बाप। वो फ़कीर बाबा? बाकेलाल लठौर ने टोका। जब वो देवराज चौहान और मोना चौधरी झगड़े तो बीचों में आ पड़ो। वो बहुत खतरनाक और ताकत वाला हो वो। हाँ, उसी की अपन बात करेला है। अपन के पहुंचने से पहले फ़कीर बाबा देवराज चौहान के पास पहुंचा और बोला, रुस्तम राव, जिस आदमी को लेकर आ रहा है उससे मिलना भी नहीं, क्योंकि वो जो काम करने को बोलेगा उस काम पर पहले ही मोना चौधरी खड़ेला है, और ऐसे में एक बार फिर दोनों में झगड़ा होइला। फ़कीर बाबा की रिक्वेस्ट पर देवराज चौहान की बात मान लेला बाप। बाकेलाल लठौर के चेहरे पर गंभीरता के भाव उभरे। तो देवराज चौहान मारे भाई जैसे दोस्त को ना ही मिलो? वो अपने सारी बात बता के कहेला कि बाके को समझा देना, बोलना सॉरी। ये तो तुम्हारे को अच्छा नहीं लगो रुस्तम। करमे को हम का मुँह दिखायो? वो मारो खास हो वो।
हमको मालूम देवराज चौहान मजबूर हो गया, पर मारे दोस्त की भी तो इज्जत हो वो। बाकेला लाठौर के चेहरे पर गंभीरता थी। ये तो कोई अच्छी बात ना हो वो, मारे देश हो वो या गुरदासपुर हो वो, हम अपनों के काम तो जरूर आयो। देवराज चौहानों की मजबूर हम कर्मे को कैसे समझायो। रुस्तम राव ने गंभीर निगाहों से बाकेला लाठौर को देखा। बाके का बोल, तुम्हारा दोस्त कर्मा क्या चाहेला बाप। मन ने तो पूछा नहीं, सीधा रवाना कर दो देवराज चौहान के पास। बाकेला लाठौर बोला। बाप ये कर्मा तेरा खास होइला क्या। खास ना होवे तो हम अरे गहरे को देवराज चौहान के पास भेजूँ। तो कर्मे को बुलाकर पूछ क्या काम होइला। आप उनके बस में हुआ तो आप उन लोग उसका काम करेला, रुस्तम राव ने कहा और आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठ गया। बाकेलाल लाठौर ने गहरी निगाहों से रुस्तम राव को देखा। तुम हमारा काम करो क्या होइला बाप, कभी कभी अच्छा काम भी करेला बाप, पहले कर्मे की बात सुनेला। वो बाहर बैठा है, बुला लो उसको, रुस्तम राव ने लापरवाही से कहा। बाकेलाल लाठौर सोच भाई ढंग से उठा और बाहर बैठे करमपाल सिंह को बुला लाया। भीतर आते ही वो दोनों को देखकर बोला, आखिर बात क्या है। बाकी तू तो मेरे को देवराज चौहान से मिलवाने। कर्मे ठंडे ठंडे बैठ, फिर बात करूं थारे से। करमपाल सिंह बैठ गया। बोलूं ठंडी ठंडी मक्खन का गोला डालकर लस्सी चलो। नहीं, करमपाल सिंह को चुकड़ा हुआ था। ठीक हो, बाद में पी लियो। अब मारी बात सुन। देवराज चौहान 15 दिनों के लिए विदेशी टूर पर गए हो, शायद जल्दी में उसका प्रोग्राम बनो। तब मारे को बता यार का रगड़ा फंसाओ। करमपाल सिंह ने बेचैनी से पहलू बदला। बोल, मारे होते हुए चिंता का करो, सारी प्रॉब्लम को वट के रख दियो। बोल। ये काम तुम्हारे बस का नहीं है, करमपाल सिंह ने व्याकुलता से कहा। तू का जाने अभी की मारो बसों का का तक होवे, अपनी कैले पहले, फिर हम अपनी बतायो। करमपाल सिंह ने रुस्तम राव पर निगाह मारी। छोरे की तो परवाह मत करो, बापो होवो मारा पड़। मारे को बाप बोले तू बात कह। करमपाल सिंह ने पहलू बदला, फिर बोला, शंकर भाई वो अंडरवर्ल्ड का बड़ों बड़ों को छोड़ो तू, हम बोल पहले से जानो उसे, पहले वो बहुत छोटा होवे। बातों बता सीधे सीधे, उसने थारी भैंस खोल भी होवे तो वो खोल ठारो खूंटों पर भैंस बांध जायो। ये बात नहीं है, फिर बोल का होवे। उसके पास एक फ़ाइल है, मैं उस फाइल को पाना चाहता हूँ। करमपाल सिंह ने बेचैनी से पहलू बदला। वो फाइल थारी होगा। नहीं, फिर। करमपाल सिंह खामोश रहा। समझो लफड़ा दूसो ही होवे। शंकर भाई के खानों में तो अपना हाथ फंसायो, धंधों में थारा एक पार्टनर भी तो रहो, वो किधर है। तुम दोनों वो फाइल पाओगा। बंगाली कुछ दिन पहले ही अलग हो गया, ये समझ लो कि हम दोनों ने धंधे का आपस में बंटवारा किया और अलग हो गए। अलग ना होते तो हम दोनों ही उस फाइल को पाने की कोशिश करते। थारा मतलब कि फाइल को पाना चाहो। हाँ, वो पूरी कोशिश करेगा उस फाइल को पाने की, क्योंकि जो मेरे को पता है उसको भी पता है, पर मारे को कुछ नहीं पता। मारे को पता वो फाइल में कहा होवे। करमपाल सिंह के चेहरे पर हिचकिचाहट के भाव उभरे। बाप, रुस्तम राव ने शांत स्वर में बाकेलाल लाठौर से कहा, शर्त लगाया है क्या। मारे को शर्त लगाने को बोले, कार्य के वास्ते। बाकेलाल लाठौर की आंखें सिकुड़ी। इसका पार्टनर, रुस्तम राव ने करमपाल सिंह को निगाह मारी, वो बंगाली मोना चौधरी के पास पहुँचेला है, और मोना चौधरी उस बंगाली का ये काम करने को तैयार होला। छोरे, यहाँ बैठो बैठो तो भविष्यवाणी भी करने लगो हो का। फ़कीर बाबा की बात तुम भूल रहे हो बाके। रुस्तम राव गंभीर स्वर में कह उठा। देवराज चौहान को इससे ना मिलने को बोला कि अगर इसका काम करेला तो मोना चौधरी से टक्कर होएला। सीधी सी बात को तू भविष्यवाणी बोला बाप। बाकेलाल लाठौर गंभीर हो उठा। मैं समझा नहीं, तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। करमपाल सिंह उलझन भरे सर में क्या उठा। तेरे को बीच में बोलने का क्या पड़ेला है, ठंडे ठंडे बैठे रहे, रुस्तम राव बोला। करमपाल सिंह ने अजीब निगाहों से नन्हे जालिम को देखा, कहा कुछ नहीं। थारी बात तो मारो को जचो। बाकेलाल लाठौर ने सिर हिलाया। बाप, अपन जो बोला है परफेक्ट बोला है, थारा का ख्याल होवे। मारे को इस काम में आना चाहो कि ना चाहो। बाकेलाल लाठौर ने उसे देखा। बाप, अपन को थापर साहब ने बहुत मजबूत बनाएला है, बहुत तपाएला है। आग में भी गिरेगा तो ठीक ठाक बाहर निकलेगा बाप। अपन तो गोले की माफिक आगे बढ़ता है, पीछे को निपल्टी खा डाला। हम का किसी को डरो हो। बाकेलाल लाठौर की आवाज़ में कठोरता आ गई। एक हाथ से मूछ को बल दिया। मारे रास्ते में जो भी आया वट के रख दूंगा। मोना चौधरी भी होवे तो का फर्क पड़े हो मारे को। जालिम मुस्कुराया। बाकेलाल लाठौर ने करमपाल सिंह को देखा। कर में शंकर भाई के उस फाइल में होवे का। मुझे उसकी ज़रूरत, वो थारे को मिलो, पर बता उसके भीतर का होगे। उसे करमपाल सिंह ने पहलू बदला। उस फाइल में अरबों की दौलत का पता मौजूद है। शंकर भाई ने अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े दांव खेले,
और अता दौलत उसने इकट्ठी कर रखी है, जिसे कि किसी खास जगह छिपा रखा है, जिसके बारे में शंकर भाई का खास आदमी पाटिल ही जानता था, जिसे 15 दिन पहले किसी ने गोलियों से भून दिया और मरने से पहले वो मेरे से और बंगाली से टकरा गया। मरते वक्त पाटिल के मन में ये बात थी कि उसे किसी दुश्मन ने नहीं, शंकर भाई ने मरवाया है। इसी खुंदक की वजह की खातिर मरने से पहले शंकर भाई की दौलत का राज बताया। ये बताया कि उस फाइल के दम पर उस दौलत तक पहुंचा जा सकता है। फाइल कहाँ है ये भी बताया और मर गया। मैंने और बंगाली ने मिलकर ही उस फाइल को पाना था, परंतु अचानक उठे विवाद की वजह से हम अलग हो गए। उसके बाद अब बंगाली अपने तरीके से फाइल पाने की कोशिश में होगा और इधर मैं कोशिश कर रहा हूँ। बाकेलाल राठौर ने सिर हिलाकर रुस्तर राव को देखा। सुना छोरे, यो असल बात होवे, कर्मा तो चोर पे मोर बनना चाहो, बाकेलाल राठौर बोला। करमपाल सिंह ने बेचैनी से पहलू बदला। बाप, अपन को बोल करना क्या है? चोर मोर से अपन को कोई वास्ता नहीं, रुस्तर राव ने शांत स्वर में कहा। अपन तो मोना चौधरी के बारे में सोचेला है कि वो सामने पड़ेला तो खुंदस खाएला। हम उसको इसो बार तो वट के रख दो। बाप, तुम्हारे हाथ में चाकू ना तलवार और सबको वढेला तू, रुस्तर राव मुस्कुराया। बाकेलाल राठौर ने फौरन ड्रॉर से रिवॉल्वर निकाली, दिखाई। देख छोरे, मारे को हवा ना दे, हम इसो रिवॉल्वर से सबको वढेगा। बाकेलाल राठौर के चेहरे पर कठोरता के भाव आ गए थे। हम किसों से ना डरो। जालिम सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। बाकेलाल राठौर ने रिवॉल्वर जेब में डाली और करमपाल सिंह से बोला, मारे को बता, शंकर भाई ने वो फाइल कहाँ पे रखो? हम बाके, रुस्तर राव ने टोका। इस काम में हाथ डालेगा तो थापर साहब के इन कामों का क्या करेला? सारा काम, खास खास काम थापर साहब ने तुम्हारे हवाले करेला है, जिसे तुम किसी दूसरे के सिर पर भी नहीं थोप सकेला बाप। खुद थापर साहब मिल लगाने में व्यस्त हैं। बाकेलाल राठौर के चेहरे पर गंभीरता उभरी। इसो बात को तो मन ने सोचो भी नहीं। पहले थापर साहब के काम, बादों में दूसरों। छोरे बाप, इसो बात का हल भी होवे, पर थारे को मारो साथ होवे। बाकेलाल राठौर ने उसे देखा। बोल बाप। करने की बात सुनकर काम पर तू लगो जा। जब काम करने का समय आयो तो मारे को बोल, हम भी थारे साथ लग जायो। तबो तो एक आध दिन की बात होवे, इतना वक्त तो निकल ही आयो। बाप, तू तो सारा बोझ मेरे सिर पर डाला, रुस्तर मुस्कुराया। ये कर्मा भाई तुम्हारे थारे साथ होवे, बहुत ज़रूरत पड़ो तुम्हारे को फ़ोन मार दियो। बाकेलाल राठौर ने मुझ को कोने से उमेठा। सबको वट के रख दूंगा। रिवॉल्वर से बाप? रुस्तर बराबर मुस्कुरा रहा था। बाकेलाल राठौर ने तीखी निगाहों से रुस्तर को देखा। छोरे, मारे से मजाक करो, देखना हम रिवॉल्वर से वक्त पड़ने पर कैसे सबको वडो। कहने के साथ ही बाकेलाल राठौर की निगाह करमपाल की तरफ गई। मारे को बता, कर में वो फाइल कहाँ होगी? पाटिल ने थारे को मरने से पहले क्या बताया? करमपाल सिंह ने बताना शुरू किया। 50 लाख 500 के नोटों के रूप में था और बाकी का 50 सोने की शक्ल में था। पूरा 1 करोड़ मोना चौधरी के पास पारसनाथ के यहाँ पहुँच चुका था। महाजन और पारसनाथ तसल्ली कर चुके थे कि वो पूरा 1 करोड़ ही है। बंगाली का आदमी 1 करोड़ वहाँ छोड़कर चला गया था। मोना चौधरी ने बंगाली को देखा। अब बोलो, वो फाइल शंकर भाई ने कहाँ रखी है? मोना चौधरी ने पूछा। यूँ तो शंकर भाई के जाने कितने ठिकाने हैं मुंबई में, लेकिन मोना चौधरी ने टोका। पहले ये बताओ कि तुम्हें कैसे मालूम है कि वो फाइल शंकर भाई ने कहाँ रखी है? तुम उसे पाने के लिए 1 करोड़ दे रहे हो तो जाहिर है वो कोई खासी फाइल होगी। हाँ, बंगाली ने सिर हिलाया। दरअसल शंकर भाई के खास आदमी पाटिल को किसी ने गोलियों से भून दिया। इत्तेफाक से वो मरने से पहले मेरे और मेरे पार्टनर करमपाल सिंह से टकरा गया। पाटिल को मरते वक्त शक था कि शंकर भाई के इशारे पर उस पर गोलियां चलाई गई हैं, इसलिए उसने उस खास फाइल के बारे में बताया, सब कुछ बताया। अब मेरा पार्टनर मुझसे अलग हो चुका है और वो भी अपनी तरफ से कोशिश करेगा उस फाइल को पाने की। अगर फाइल वो ले गया तो? महाजन ने टोका। मोना चौधरी ने इस काम को हाथ में लिया है तो उसे हार जाना पड़ेगा, बंगाली ने शांत स्वर में कहा। भूल में मत रहना, महाजन ने बोतल उठाकर घूंट भरा। मोना चौधरी का नाम कोई सरकारी गारंटी नहीं है। हमारे धंधे में तो हवा के रुख को ही किस्मत कहते हैं, मालूम नहीं कब क्या हो जाए। बंगाली मुस्कुराया। लेकिन मुझे विश्वास है कि मोना चौधरी वो फाइल मेरे को लाकर देगी। पारसनाथ की सपाट निगाह बंगाली पर थी। ज़्यादा विश्वास करने वाले ही डूबते हैं। खैर बता, बेबी को क्या बोल रहा था? बंगाली ने मोना चौधरी को देखा। ताड़देव इलाके में शंकर भाई का बंगला है, जहाँ वो अक्सर रहता है। उस बंगले पर 24 घंटे सख्त पहरेदारी रहती है। बंगले के विशाल गेट से लेकर बंगले के भीतर तक और भीतर से छत तक गनमैन मौजूद रहते हैं। एक ही वक्त बंगले पर करीब 10 गनमैन रहते हैं। शंकर भाई बंगले पर हो या ना हो, उसकी सतर्कता में कोई कमी नहीं आती। मरने से पहले पाटिल ने यही बताया था। उसका कहना था कि बंगले के भीतर जाना नहीं।
तो फाइल के बारे में बोल, कहते हुए महाजन ने बोतल से घूंट भरा। बंगाली ने सिर हिलाया, फिर क्या उठा। बंगले की पहली मंजिल पर शंकर भाई रहता है, वहाँ भी बराबर पहरा रहता है। शंकर भाई की गैर मौजूदगी में पहली मंजिल के भीतरी हिस्से में किसी का भी जाना मना है। उन्हीं कमरों में एक कमरा शंकर भाई का बेडरूम है। वो तिजोरी उसी बेडरूम में है जिसमें वो फाइल है। तिजोरी कॉम्बिनेशन नंबर के दम पर खुलती है और पाटिल नंबर बताने से पहले ही मर गया। इसके अलावा नंबर सिर्फ शंकर भाई जानता है, जो कि किसी भी हालत में बताएगा नहीं। मोना चौधरी सोच भरी निगाहों से बंगाली को देख रही थी। कॉम्बिनेशन नंबर का तेरे को पता नहीं और कहता है सब कुछ पता है, महाजन ने मुंह बनाया। बंगाली के चेहरे पर अफसोस के भाव आए। तभी मोना चौधरी बोली, हो सकता है पाटिल ने गलत बताया हो कि वो फाइल उसी तिजोरी में। नहीं, वो ठीक तो बोला था। बंगाली विश्वास धरे सर में क्या उठा। अगर हमने तिजोरी खोली, वो फाइल वहाँ नहीं हुई तो हमारा काम खत्म। तुम्हारे लिए करोड़ के हम पूरी तरह हकदार हो गए। मोना चौधरी ने शब्दों पर जोर देकर कहा। पल भर के लिए बंगाली के चेहरे पर हिचकिचाहट के भाव उभरे, फिर पक्के स्वर में बोला, मंजूर है। वो फाइल कैसी है? पाटिल बताता था कि काले रंग की है। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि पाटिल क्या कहता था। मोना चौधरी ने उसकी आंखों में झाँका। मैं तुमसे पूछ रही हूँ और तुम अपने तौर पर कहो। फाइल काले रंग की है और 1.25 फीट लंबी, 1 फीट चौड़ी है, बंगाली ने कहा। कब तक ये काम हो जाएगा? मैं अपने तौर पर यह मामला देखूंगी मुंबई पहुंचकर। जैसा कि तुमने वहाँ की पहरेदारी के बारे में बताया है, अगर वैसी ही पहरेदारी है तो उसकी कोई काट सोचनी होगी कि शंकर भाई के बेडरूम तक पहुँचा जा सके। इस काम में 2 दिन भी लग सकते हैं और 20 दिन भी, लेकिन काम हो जाएगा, मोना चौधरी ने कहा। तिजोरी का कॉम्बिनेशन नंबर तो है नहीं कि उसे बंगाली ने कहना चाहा। यह सब देखना हमारा काम है, तुम जा सकते हो। बंगाली से हिलाकर उठ खड़ा हुआ। बंगाली, महाजन ने उसे देखा। हाँ, एक बात तो बता दे यार, क्या उस फाइल में है क्या? बंगाली ने महाजन को घूरा। कोने में चलें? महाजन मुस्कुराया। वहाँ क्या होगा? कोने में पहुंचकर हमारे मुल्क में बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं। फाइल में क्या है, ये तो छोटा मसला है। बंगाली मुस्कुराया। मैं तुम्हारे साथ कोने में अवश्य चलता तो, लेकिन मेरे मुल्क में कोने नहीं होते। इससे फाइल के बीच में क्या है पूछने का कोई फ़ायदा नहीं। कहने के साथ ही बंगाली ने मोना चौधरी को देखा। चलता हूँ, 2-4 दिन बाद पारसनाथ से फ़ोन पर बात करूँगा। कहने के साथ ही उसने जेब से कागज़ निकाला और महाजन को थमाकर बोला, मुंबई पहुंचकर इस पते पर मुझसे बात कर लेना। तुम लोगों के यहाँ ठहरने का पूरा इंतज़ाम कर दूंगा, जो कि हर तरह से सुरक्षित होगा। महाजन ने कागज़ पर लेके पते को देखा। ठीक है। महाजन ने उसे देखा। बंगाली बाहर निकल आया और अगले ही दिन मोना चौधरी, पारसनाथ और महाजन मुंबई पहुंच गए। बंगाली को अपने आने की खबर फ़ोन पर दी तो बंगाली ने फ़ौरन एक मकान में उनके रहने का इंतज़ाम कर दिया। ये काम कैसे करना है मोना चौधरी? पारसनाथ बोला। शंकर भाई का मामला है, जहाँ हर वक्त गनमैन रहते हैं, वो उनका बंगाली भी है। सुरक्षा का कोई और भी इंतज़ाम कर रखा होगा। यह दिक्कत तो हमारे रास्ते में आनी है और इसकी हमें परवाह भी नहीं करनी चाहिए। बंगाली कहता है कि यहाँ 10 गनमैन हर पल रहते हैं। 2 ज़्यादा भी हुए तो कोई बात नहीं, इस काम में हम गनों का इस्तेमाल करेंगे जिन पर साइलेंसर लगा होगा। बंगले के हालातों से जैसे तैसे निपटा जा सकता है। जहाँ पर अड़चन आएगी वहाँ की तुम ही नहीं सोच रहे। पारसनाथ ने खुरदरे चेहरे पर हाथ फेरकर मोना चौधरी को देखा। शंकर भाई की तिजोरी का कॉम्बिनेशन नंबर। मोना चौधरी ने गंभीर निगाहों से पारसनाथ को देखा। वो शंकर भाई जैसे इंसान की तिजोरी है जो जाहिर है कि खासी होगी। बिना नंबर जाने उसे खोल पाना आसान काम नहीं होगा, और तब हमारे पास इतना वक्त भी नहीं होगा कि ज़्यादा देर रुका जाए। यानी कि तिजोरी का कॉम्बिनेशन नंबर जानना ज़रूरी है, जिसे सिर्फ शंकर भाई जानता है। हाँ, ये सबसे अहम बात है सोचने वाली, पारसनाथ ने गंभीर स्वर में कहा। अगर इस काम को इस तरह से सोचा जाए तो फिर कॉम्बिनेशन नंबर नहीं मालूम होने वाला, महाजन बोला। कॉम्बिनेशन नंबर मालूम नहीं होगा, मोना चौधरी अपने शब्दों पर जोर देकर कह उठी। इस बात को दिमाग में रखकर ही आगे का प्रोग्राम तय करना होगा। तुम्हारा मतलब कि बिना कॉम्बिनेशन नंबर की तिजोरी को खोला जाएगा? महाजन के होठों से निकला। हाँ। किसी तिजोरी खोलने वाले को पकड़ा जाए? हाँ। बेबी, महाजन ने गंभीरता से सिर हिलाया। इस सारे प्रोग्राम में हम यहीं पर गलती खा सकते हैं। मान लो कि तिजोरी खोलने वाले का हमने इंतज़ाम कर लिया और वो मौके पर हाथ खड़े करके खड़ा हो गया। इसे खोलना मेरे बस का नहीं तो फिर क्या होगा? तुम्हारा कहना सही है, लेकिन ये रिस्क उठाए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तुम किसी ऐसे एक्सपर्ट तिजोरी तोड़ को ढूंढो जो इस काम में कामयाब रहे। मोना चौधरी गंभीर थी। वो तो कोशिश मैं करूँगा ही, लेकिन किसी के माथे पर तो लिखा नहीं होता कि वो इस काम में सफल हो गई। महाजन सोच भरे सर में क्या उठा।
ढूंढता हूँ किसी को। मैं शंकर भाई के बंगले के भीतर जानकारी पाने की कोशिश करती हूँ कि बंगाली के मुताबिक वहाँ इतना ही पहरा है या कोई और भी इंतज़ाम है। मोना चौधरी बोली। पारसनाथ ने मोना चौधरी और महाजन पर निगाह मारी। मोना चौधरी, पारसनाथ सपाट स्वर में बोला, तुम हर बात की तरफ गौर कर रही हो, लेकिन शंकर भाई जैसे खतरनाक इंसान की तरफ गौर नहीं कर रही, जो आज की तारीख में अंडरवर्ल्ड में ताकत रखता है। उससे उसके यहाँ से कुछ ले आना कोई खेल नहीं, मजाक नहीं। मोना चौधरी ने निगाहें उठाकर पारसनाथ को देखा। क्या कहना चाहते हो? सिर्फ ये कि जो भी करो, लेकिन शंकर भाई को भी हर पल याद रखो। उसकी ताकत को याद शायद तुम कम आंक रही हो। बंगाली यूं ही 1 करोड़ एडवांस में नहीं देगा इस काम के। मैं जानती हूँ। 1 करोड़ में शंकर भाई से निपटने की भी कीमत शामिल है। पारसनाथ, तुम तो जानते ही हो कि हमारे काम में खतरे पहले और सफलता बाद में सामने आती है। शंकर भाई को मैं किसी भी पल नहीं भूली। मैं उसकी जगह पर सेन लगाने जा रही हूँ। यही वजह है कि सोच समझ कर धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ। कोई और होता तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पारसनाथ कुछ नहीं बोला। हरकत में कब आने का इरादा है बेबी? महाजन ने पूछा। जब तुम किसी एक्सपर्ट से तिजोरी तोड़कर इंतज़ाम कर लोगे और मैं शंकर भाई के बंगले के भीतरी हालातों के बारे में पूरी जानकारी पा लूँगी। और इस काम में तो 5-7 दिन तो लगेंगे ही। कहने के साथ ही मोना चौधरी के चेहरे पर सोच के भाव नाच उठे थे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन का नॉवेल जीत का ताज का दूसरा भाग। तन्ना सुना छोरे कि करमे ने क्या बोलिया कि फाइल किधरों होवे। बाकेलाल राठौर ने रुस्तम राव को देखा। रुस्तम राव ने सोच भरे ढंग से सिर हिलाया। बाप सुना, अक्का बात सुना। शंकर भाई की तिजोरी से मारे को फाइल लानी होवे। इब के करियो तू? बाप सुनेला वो शंकर भाई बहुत खतरनाक होएला। रुस्तम राव ने उसे देखा। खतरनाक होवे तभी तो कर्मा देवराज चौहान से मिलना चाहे। तो इस कामों को निपटा सकोगे नहीं? काम तो पक्का होएला, पर टेम लगेला बाप। बाकेलाल राठौर के कुछ कहने से पहले ही करमपाल सिंह बोल पड़ा। देर लगी तो बंगाली किसी के दम पर कहीं फाइल न ले उड़े। सुन बाप, रुस्तम राव ने करमपाल को देखा। कितनी भी भूख लगेला, पर गेहूं का नहीं खाएला बाप। उसका आटा बनेला फिर रोटी, तब पेट में कुछ पहुँचेला बाप। हर काम को वक्त लगेला। जो काम जितना वक्त मांगेला उतना वक्त तो लगेला ही बाप। गेहूं ही खाने का तेरे का आदत होएला बाप, तो सीधे शंकर भाई के पास पहुँच कर फाइल का डिमांड करेला बाप। करमपाल सिंह कुछ नहीं कर सका। कर में छोरा ठीक बोले हो। कामों में जो वक्त लगो वो लगो ही, ज़्यादा जल्दी ठीक ना होवे। तू छोरे की कामों पर लगने दे। यो छोरा दूजों को बापों का बाप बोलो, पर सबसे बड़ा बाप यही होवे। तू ना जानो अभी इसो। यो 16 बरस का देखो, पर होवे 116 का। बाप, क्यों अपन को 100 बरस ऊपर चढ़ा डाला? रुस्ता राव ने सोच भरे सर में कहा। इतना आसान नहीं होला ये काम, टफ मामला होएला ये। उधर बंगले पर गनमैन बहुत होएला। मारे पास बहुत आदमी होवे, करमे के पास भी। अपन को वहाँ पे जंग नहीं जीतने का बाप, फाइल पाने का है। वहाँ पे सोच कर ढोल चनाई नहीं बजाने का। मुंह बंद कर अंदर घुसेला है। ये बात तो तू ठीक बोले है, पर वो तिजोरी कैसे खोलो? उसो का नंबर तो हमारे पासों ना होवे। कर्मा भी ना जानो नंबर को। बाकेलाल राठौर गंभीर स्वर में बोला। यो तो प्रॉब्लम खड़े हो गए। रुस्ता राव ने अपने कान को मसला। तिजोरी का कोई तोड़ भी सोचेला बाप। रुस्ता राव होठ सिकोड़े सोच रहा था। कॉम्बिनेशन नंबर नहीं होला तो वहाँ पहुँच कर बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होइला। इब का करना होवे छोरे। रुस्ता राव के होठों पर मुस्कान उभरी। बाप, कोई रास्ता तो समझ में आए ही। अभी तो भेजा गर्म होइला, ठंडा होइला तो सोचेला। मारे को तो यो कामों में दिक्कत लगो। वो शंकर भाई खतरनाक होवे, वो भी इस कामों में आड़े आवो। बहुत ज़रूरी होवे थारे को ये फाइल कर में। बाकेलाल राठौर ने गंभीर स्वर में कहा। हाँ, कर्मा बोला। तेरे को बताया है कि उस फाइल में शंकर भाई के अरबों की दौलत तक पहुंचने का रास्ता है, जो उसने कहीं छुपा रखी है। करमपाल जल्दी बोला। यह दौलत और औरत फसाद की जड़ होवे। मारे को देख, मारी वो गुरदासपुर वाली मारी नहीं बनो तो मन ने उसकी डोली को कंधो देकर सारो झगड़े ही ख़त्म कर दो। तब मारे दिलों में कुछ भी रहा होवे हो, पर मन ने पूछो पर एको बाल भी टेढ़ा ना होने दो। और गुरदासपुर से चलो आयो। करमपाल सिंह ने बेचैनी से पहलू बदला। रुस्ता राव उठ खड़ा हुआ। तू किधर को चलो छोरे? थापर साहब का एक काम होइला बाप, उसे आज निपटा कर तुम्हारे यार का काम देखेला। काम तो पक्को होवो ना? रुस्ता राव मुस्कुराया। बाप, काम तो पक्का हो ही अपन चला। कहने के साथ ही रुस्ता राव पलटा और बाहर निकल गया। करमपाल सिंह बेचैनी से बोला। बाकी इतना बड़ा और ख़तरनाक काम ये 16 बरस का छोकरा कैसे कर सकता है? कुछ तो
अकेले से अकल से काम ले। अभी इसके दूध के दांत तो टूटे नहीं और तू कर में बाकेला लठर का हाथ मूछ पर गया। तू इसो को जानो ना तभी ये बोलो यो छोरो शैतान का बापो लगो। यो तो हमारी खटिया भी सरका दियो। तू इसो का रंग ना जानो पर मन ने पता होवे ये थारी गर्दन साफ कर दे और तेरे को पता भी ना लगो। लेकिन अब मारे को ना बुला। जा मारे पास बहुत काम होवे। फाइल थारे को मिलो ही मिलो। घरों पहुँच कर चैन की नींद ले। मारे पर भरोसा होवे थारे को या ना होवे। चेहरे पर अविश्वास के भाव लिए करमपाल सिंह उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे के भाव से ये बात तो इस उसके चेहरे के भाव ये बात तो स्पष्ट कर रहे थे कि फाइल उसके हाथ नहीं लगने वाली। गलत जगह आ गया है। सुबह 10 बजे देवराज चौहान और जगमोहन कृष्णलाल से सड़क पर ही तयशुदा जगह पर मिले। कृष्णलाल 50 बरस का कोई सेठ सा दिखने वाला व्यक्ति था। सफ़ेद धंधे वाले उसे बहुत बड़े बिजनेसमैन की हैसियत से जानते थे और काले धंधे वाले में भी उसकी खास जगह थी। शरीफों और बदमाशों की दोनों कश्तियों में एक एक पांव रखे सालों से अभी तक वो सलामत रहा था। कारें पास पास खड़ी करके अपने अपनी कारों से बाहर निकले। ये ऐसी सड़क की जगह से जहाँ से बहुत कम वाहनों का आना जाना होता था। मुलाकात के लिए जगह ठीक समझी गई थी। तीनों में हेलो हेलो हुई। कृष्णलाल के कुछ कहने से पहले जगमोहन बोला, 25 करोड़ में दरियाई नूर नाम के हीरे का सौदा मंजूर है। हाँ, ये बात मैं तुमसे कल फ़ोन पर कह चुका हूँ, कृष्णलाल ने शांत स्वर में कहा। मालूम है। इसलिए पूछा कि आगे की बात उस करोड़ के बाद होगी जो खर्चा पाने के लिए तुम एडवांस देने वाले थे। साथ लाए हो या इंतज़ाम करना भूल गए? जगमोहन ने होठ सिकोड़े। लाया हूँ। जगमोहन ने कार पर नज़र मारी। डिग्गी में? हाँ। बड़ा बैग पड़ा है जो कि 500 की गड्डियों से भरा पड़ा है। कृष्णलाल मुस्कुराया। पूरा करोड़ ही है ना? कम तो नहीं? आप सड़क पर बैठकर तो गिनने ज़रा, इसलिए पूछ रहा हूँ। कम की जिम्मेवारी मेरी है, ज़्यादा रहा तो वापस नहीं लूँगा। कृष्णलाल और कृष्णलाल हौले से हंसा। जगमोहन भी मुस्कुराया। बंदे मज़ेदार हो। मैं ज़रा बैग अपनी कार की डिग्गी में रख कर आता हूँ, कहीं बाद में तुम देना और मैं लेना ना भूल जाऊँ। कहने के साथ ही जगमोहन उसकी कार की डिग्गी की तरफ बढ़ गया। देवराज चौहान और कृष्णलाल की नज़रें मिली। वैसे तो दरियाई नूर के हीरे को लेकर हम में सब बातें हो चुकी हैं, कृष्णलाल बोला। फिर भी मैं अब उन बातों को मोटे तौर पर दोहरा देना चाहता हूँ। निजाम की जो पुश चल रही है, दरियाई नूर उनके पास है, लेकिन उसे कोई ले ना जाए इस बारे में सावधानी बरती जा रही है। और यही वजह है कि दरियाई नूर के बारे में कोई नहीं जानता कि उसे कहाँ रखा है। कोई नहीं? देवराज चौहान बोला। हाँ, घर के खास सदस्यों के अलावा कोई नहीं, कृष्णलाल ने सिर हिलाकर कहा। यह कहावत बहुत पुरानी है कि दीवारों के भी कान होते हैं। दरियाई नूर के बारे में भी कुछ ऐसा ही हुआ। परिवार के 2 सदस्य दरियाई नूर नामक हीरे के बारे में जिक्र कर रहे थे कि नौकर ने सुन लिया। उसने यूं ही आगे किसी से बात कर दी और इस तरह बात निजाम के खानदान से बाहर निकली कि बेशकीमती हीरा दरियाई नूर को उन लोगों ने कहाँ रखा है। खबर मुझ तक भी पहुँच गई। देवराज चौहान कृष्णलाल को देख रहा था। दरियाई नूर नाम का बेशकीमती हीरा, कृष्णलाल ने धीमे स्वर में कहा, हैदराबाद में प्राइवेट लॉकर में है। नईमा प्राइवेट लॉकर। माल रोड पर है ये और हैदराबाद में नईमा प्राइवेट लॉकर को सबसे सुरक्षित माना जाता है। जो सुना है वही बता रहा हूँ। नईमा प्राइवेट लॉकर की सुरक्षा प्रबंध क्या है? इस बात से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, ये तुम्हें ही मालूम करना पड़ेगा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और जगमोहन को देखा, जो कृष्णलाल की डिग्गी से बड़ा सा बैग निकालकर अपनी कार की डिग्गी में रख रहा था। लॉकर नंबर क्या है जिसमें दरियाई नूर है? देवराज चौहान ने पूछा। 351, कृष्णलाल ने बताया। और कुछ? क्या और कुछ? कोई बात जो तुम बताना भूल रहे हो? नहीं, इसके अलावा दरियाई नूर को लेकर मेरे पास और कोई जानकारी नहीं है। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। हो जाएगा ये काम? कृष्णलाल ने पूछा। हो जाएगा। कब? आज ही मैं हैदराबाद रवाना हो जाऊंगा और जब लौटूंगा तो दरियाई नूर नाम का हीरा साथ में होगा। अपना काम निपटाकर जगमोहन वहां पहुंचा। देवराज चौहान के शब्द सुनकर कृष्णलाल मुस्कुराया। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए ये काम करना मामूली है। तुम मामूली काम नहीं है कृष्णलाल। देवराज चौहान ने शांत स्वर में अपनी बात कही। अगर ये मामूली काम होता तो तुम मेरे साथ 25 करोड़ में सौदा करने पर मजबूर ना होते, इनकार करके हाँ नहीं करते। जवाब में कृष्णा ने मुस्कुरा कर रह गया। हो गई बात? जगमोहन ने पूछा। कृष्णलाल ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। मैं चलता हूँ। जब दरियाई नूर के साथ लौटो तो खबर करना। चिंता मत कर मेरे भाई, जगमोहन भी मुस्कुराया। एयरपोर्ट से ही फ़ोन लगा देंगे। उनके देखते ही देखते कृष्णलाल कार में बैठा और वहाँ से चला गया। देवराज चौहान ने सिगरेट एक तरफ उछाली और कार की तरफ बढ़ा। जगमोहन ड्राइविंग सीट पर बैठा। देवराज चौहान बगल में बैठ चुका था। कार आगे बढ़ी। अब क्या प्रोग्राम है? जगमोहन ने पूछा। दरियाई नूर नाम का हीरा हैदराबाद में नईमा प्राइवेट लॉकर नंबर 351 में है, देवराज चौहान ने कहा। कृष्णलाल के मुताबिक वो प्राइवेट लॉकर हैदराबाद का सबसे सुरक्षित लॉकर माना जाता है। ओह, जगमोहन ने सिर हिलाया। सिक्योरिटी सिस्टम तगड़े होंगे? हाँ। क्या सिस्टम है?
इस बारे में कृष्णलाल नहीं जानता। हैदराबाद पहुंचकर इसके बारे में जानकारी पानी पड़ेगी। खामोश रहकर जगमोहन बोला, चलना कब है हैदराबाद? आज ही। रात की अवश्य कोई ट्रेन हैदराबाद के लिए होगी, देवराज चौहान ने कहा। प्लेन से चलें तो? नहीं, देवराज चौहान ने टोका। प्लेन में पहचाने जाने का खतरा है, ट्रेन ठीक रहेगी। ठीक है। सोहनलाल की कोई खबर? नहीं, 15-20 दिन से वो नहीं मिला। लगा होगा किसी चक्कर में। क्यों? सोहनलाल को भी साथ ले चलना पड़ेगा। देवराज चौहान का स्वर शांत था, क्योंकि मामला लॉकर का है, उसे खोलने का ये काम उसके बस का है। समझा। जगमोहन ने सिर हिलाया। सोहनलाल को देख लेते हैं। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। मैं एक बात सोच रहा हूँ, जगमोहन कह उठा। क्या? रुस्तम राव जिसे अपने साथ लाया था, उससे मिल लेते कि वो क्या बात करना चाहता था। देवराज चांद मुस्कुरा पड़ा। जिस रास्ते पर नहीं जाना उसके बारे में पूछने का क्या फ़ायदा? फिर भी क्या हर्ज है? एक बार उससे बात मैं उससे बात करने की ज़रूरत नहीं समझता। हम व्यस्त हैं और दूसरा काम हाथ में ले नहीं सकते। जगमोहन ने देवराज चांद पर निगाह मारी। फ़कीर बाबा की बात का विश्वास करके उसकी बात मानकर तुम उसकी बात नहीं सुनना चाहते, ये भी समझ सकते हो। मोना चौधरी से टकराने से मेरी तब तक दिलचस्पी नहीं है जब तक कि वो मेरे रास्ते में नहीं आती, मेरे काम में अड़चन नहीं डाल बनती। अगर मेरा ज़रा सा रास्ता बदल लेने से फ़कीर बाबा का कुछ भला होता है और मुझे कोई नुकसान नहीं होता, तो मुझे रास्ता बदलने में कोई हर्ज नहीं। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। बाबा के मुताबिक ये 15 दिन भारी हैं, और अब यही 15 दिन हमारे हैदराबाद में दरियाए नूर नाम के हीरे को हासिल करने में लग जाने। हमें अपने काम की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर पहले ही मालूम हो कि झगड़ा हो सकता है तो समझदारी से काम लेकर झगड़े से दूर रहा जा सकता है। जवाब में जगमोहन से हिलाकर रह गया। हैदराबाद से लौटकर बाकी से मिलकर पूछूंगा कि उसके बंदे को क्या काम था। देवराज चौहान खामोश रहा। सोहनलाल के घर पहुंचे। दरवाजे पर मोटा ताला लटक रहा था। सोहनलाल तो है नहीं, जगमोहन बोला। तुम स्टेशन जाकर जैसे भी हो आज रात की ट्रेन की 3 टिकट हैदराबाद के लिए बुक कराओ। ट्रैवल एजेंट से बात कर लेना। उसके बाद देखो सोहनलाल कहाँ मिल सकता है, उसे हर हाल में साथ ले चलना है। बढ़िया बात। ये कार ले जाओ, मैं टैक्सी से बंगले पर। कार की डिग्गी में करोड़ों रुपया पड़ा है, जगमोहन फौरन बोला। ठीक है, कार मैं ले जाता हूँ, तुम टैक्सी का इस्तेमाल करो, देवराज चौहान ने कहा। जगमोहन ने कार आगे बढ़ाई और मुख्य सड़क पर आकर उसे रोका। कार से बाहर निकला। देवराज चौहान ने ड्राइविंग सीट संभाली और कार आगे बढ़ा दी। शाम के 5 बज रहे थे जब रुस्तम राव ने सोहनलाल के घर के सामने कार रोकी। दरवाज़ा अध खुला था। इंजन बंद करके उसने चाबी जेब में डाली और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा ढकेला। रुस्तम राव ने भीतर प्रवेश किया। सोहनलाल फोल्डिंग पर अधलेटा सा गोली वाली सिगरेट के कश ले रहा था। रुस्तम राव को सामने पाकर हैरान हुआ, फिर जल्दी से उठ बैठा। तू? सोहनलाल के होठों से अजीब सा स्वर निकला। यहाँ? जालिम मुस्कुराया। उसके मासूम चेहरे पर शांत मुस्कान उभरी। सलाम बाप, कहने के साथ ही रुस्तम राव कुर्सी खींचकर बैठ गया। सोहनलाल जानता था कि सामने बैठा 16 बरस का लड़का कितना खतरनाक है। इसकी उम्र या इसके चेहरे पर झलकती मासूमियत के चक्कर में वो धोखा नहीं खा सकता था। जो मोना चौधरी को धोखा देकर चक्कर में डाल सकता है, जो कालूराम जैसे दरिंदे को अकेले खत्म कर सकता है, वो हर बात कर सकता है जो अभी तक उसके सामने नहीं हुई थी। तेरे को मेरे घर का कैसे पता चला? सोहनलाल के होठों से निकला। बाप, अपन अक्का मुंबई में सबकी खबर रखता है, ये तो मामूली बात है। सोहनलाल मुस्कुराया। जेब से गोली वाली सिगरेट निकाली। लेगा? सोहनलाल ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ सिगरेट बढ़ाई। रुस्ता राव मुस्कुराया। संभल जा बाप, तेरे को मालूम है अपन नशा नहीं करता। तू भी छोड़ दे, नहीं तो जल्दी मरेला। जो काम तुमने अभी कभी किए ही नहीं। सोहनलाल ने सिगरेट वापस जेब में डाली। उसे छोड़ने के लिए क्या कहना गलत है? हो सकता है इसमें तेरे को इतना मज़ा आए कि लगे ज़िंदगी इसी का नाम है। अपन नशे पर लानत भेजेला है। तेरे को पहले भी समझाएला कि छोड़े से नहीं मानेला तू। अभी मेरे को बोला है नशा करने का, बहुत जल्दी तू डूबेला बाप। नशा तेरे को ले मारेला। सोहनलाल मुस्कुराया। रुस्तम और शांत निगाहों से सोहनलाल को देखता रहा। तेरा इरादा तो मेरे को डुबोने का नहीं है, सोहनलाल बोला। डूबते को अपन का क्या डूबे लगा? रुस्तम मुस्कुराया। फिर कोई चिंता नहीं, मेरे डूबने में अभी बहुत वक्त है। तेरे से काम होइला बाप, रुस्तम ने कहा। क्या? सोहनलाल ने लड़के की नीली आंखों में देखा। एक तिजोरी खोलना है। मेरे को इनकार नहीं, जल्दी बता तिजोरी कहाँ? मेरे पास वक्त कम है, सोहनलाल ने कहा। तिजोरी अभी इधर को नहीं है, तेरे को पहले ही फिक्स करने के वास्ते आएला है। वो तिजोरी 5, 10, 12 दिन बाद सामने आएला, रुस्तम बोला। सोहनलाल ने गहरी सांस ली। फिर तो किसी और से बात कर ले। क्यों बाप, मुझसे क्या खता हुआ है? मैंने ये बोला। सोहनलाल मुस्कुराया। नहीं बाप। लड़के ने अपने दोनों कान पकड़े। मैं आज रात की ट्रेन से देवराज चौहान और जगमोहन के साथ हैदराबाद जा रहा हूँ। मेरी वापसी कब होगी कह नहीं सकता, इसलिए मेरे भरोसे रहकर कुछ करना नुकसान का सौदा होगा। समझेला बाप? बात क्या है? वो किसकी तिजोरी है जो? बाप, जब तू मैदान से बाहर होला तो पूछेला क्यों? अपन कोई और इंतज़ाम करेला।
सोनलाल ने फौरन सहमति में सिर हिला दिया। रुस्तम राव उठ खड़ा हुआ। कालूराम तेरे को भी मार सकता था। सोनलाल ने उसे देखा। तेरी किस्मत अच्छी थी कि जिस इंसान की बाह को टेढ़ी करना कठिन था उसे तूने हाथों से मार दिया। कालूराम के बारे में जानने के लिए पढ़ें अनिल मोहन के पूर्व प्रकाशित 2 उपन्यास हमला और जालिम। आपुन तो बच्चा हुआ बाप। रुस्तम राव मुस्कुराया। वो तो गलती से एक हाथ कालूराम पर जा पड़ा था, नहीं तो वो जिंदा ही रहता। किस्मत वाला है कि उसका हाथ तेरे पर नहीं पड़ा। सोनलाल मुस्कुराया। लड़का भी मुस्कुराया और बाहर निकलता चला गया। शाम ढल चुकी थी, अंधेरा हो चुका था। देवराज चौहान और जगमोहन बंगले पर चलने की तैयारी पर थे। हैदराबाद के लिए 1.25 घंटे बाद ट्रेन रवाना होनी थी। दोनों का सामना एक ही एयर बैग में था। सामान एक ही एयर बैग में था। स्टेशन के लिए टैक्सी ले लेते, जगमोहन ने कहना चाहा। कार ले चलो, स्टेशन के पार्किंग में खड़ी रहेगी, देवराज चौहान बोला। जगमोहन ने सिर हिलाया। सोनलाल अपने घर पर हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। निकल चलते हैं, वक्त भी ज़्यादा नहीं रहा, देवराज चौहान ने कहा और सिगरेट सुलगा ली। जगमोहन ने एयर बैग उठाया। देवराज चौहान ने बंगले के मुख्य द्वार की चाबी उठाई। दोनों दरवाजे की तरफ बढ़े ही थे कि ठिठक गए। दोनों की निगाह आपस में मिली, फिर दरवाजे की ओर देखने लगे। दरवाजे पर फ़कीर बाबा खड़ा था। मुंबई से बाहर जा रहे हो देवा? फ़कीर बाबा ने शांत स्वर में कहा। हाँ, मुझे खुशी है कि अब तुम्हारे और मिन्नों के बीच होने वाला झगड़ा टल जाएगा। मैं जानता था कि तू मेरी बात मानेगा, बेवजह झगड़ेगा नहीं। कहने के साथ ही फ़कीर बाबा पलटकर आगे बढ़ गए। जगमोहन जल्दी से आगे बढ़ा। बाहर देखा, फ़कीर बाबा कहीं भी नहीं दिखा था। देवराज चौहान भी बाहर निकला, दरवाज़ा बंद करके लॉक किया। ये बाबा ऐसे गायब हो जाता है जैसे हवा हो, जगमोहन ने गहरी सांस लेकर कहा। जवाब में देवराज चौहान मुस्कुराया, फिर बोला, वो बहुत शक्तियों का मालिक है, वो इंसानों की पहुंच से दूर है। ये शायद उसकी कोई मजबूरी है कि बार बार उसे हम लोगों के सामने आना पड़ता है। कहने के साथ ही देवराज चौहान सामने पोर्च में खड़ी कार की तरफ बढ़ गया। आओ, सोनलाल को लेने स्टेशन पहुंचना है, देर नहीं होनी चाहिए। 3 दिन बीत गए। रुस्तम राव बाकेलाल लटौर के पास पहुंचा। आ छोरे, मारे को थारी बहुत याद आ रही थी, बैजा बैजा। बाकेलाल लटौर मुस्कुराया। रुस्तम राव बैठा, उसके मासूम चेहरे पर मुस्कान थी। फाइल वाले कामों का तन्ने का कियो छोरे, मामला कहाँ तक बढ़ो? कहीं नहीं बाप, उधर ही अड़ेला है। का मतलब? फाइल को शंकर भाई के पास से खिसकाने का मामला बहुत कठिन होएला है वहाँ। यो तू बोले और छोरे? बाकेलाल लटौर का हाथ अपनी मूछ पर पहुँच गया। बिल्कुल अपुन बोला है, तो इनकार करके मारे यार के सामने मारी आंख नीची करायो। अपुन इनकार नहीं करेला बाप, तो शंकर भाई के उधर तगड़ा पैरा होएला, पर अपुन के दिमाग में शॉर्टकट रास्ता आएला है। का रास्ता होवे थारे पास? बाकेलाल लटौर ने गंभीर निगाहों से उसे देखा। रुस्तम राव ने कान मसला फिर क्या उठा। आपो ने शंकर भाई का बंगला चेक करेला तो मोना चौधरी को देखेला। आपन पहले ही बोला था कि मोना चौधरी चक्कर में होएला, पूरा चांस है वही होएला। बाकेलाल लटौर की आंखें सिकुड़ गईं। थारे को देखो मोना चौधरी? नहीं, उसका नज़र अपुन पर नहीं पड़ेला। रुस्तम राव के होठ सिकड़े। पर मामला अपुन की समझ में फिट बैठेला कि फ़कीर बाबा ठीक बोला देवराज चौहान को, करने की बात नहीं सुनना, काम नहीं करना, मोना चौधरी से टक्कर हो जाएला बाप। अपुन का ख्याल है मोना चौधरी भी फाइल के चक्कर में होइला बाप। थारे को कैसे मालूम? अभी मालूम होइला बाप। तो कर्मे को फ़ोन कर पूछेला कि उसका पार्टनर बंगाली मोना चौधरी को जानेला क्या? बाकेलाल लटौर ने करमपाल सिंह को फ़ोन किया, वो मिला, बात हुई। बाके, मेरा काम हुआ कि नहीं? वो फाइल, पहले मेरी बात सुन। क्या थारा जो पार्टनर होवे था बंगाली, वो मोना चौधरी को जाने हो का? पल भर की चुप्पी के बाद करमपाल सिंह आवाज़ आई। वो तो नहीं जानता मोना चौधरी को, लेकिन उसने 2-4 बार इस बात का जिक्र किया था कि अगर कभी कोई बड़ा काम फंसा तो मोना चौधरी से करवाएगा। मोना चौधरी तक उसकी पहुंच है। बल्ले बल्ले, फिर वो बंगाली मोना चौधरी के पास फाइल पानो वास्तु जा सको है का? ओह, करमपाल सिंह का बेचैन स्वर कानों में पड़ा। बाके बंगाली फाइल पाने के लिए मोना चौधरी से ही मिला होगा, पक्का उसी के बाद दिल्ली पहुंचा होगा। बाकेलाल लटौर ने गंभीर भाव में रिसीवर रखा। तुम ठीक कहो, बंगाली मोना चौधरी से मिलो और मोना चौधरी फाइल पाने के फेर में हो वो। रुस्तम मुस्कुराया। अगर देवराज चौहान करमे का काम हाथ में लेता तो देवराज चौहान मोना चौधरी में टकराव हो जाता। बात तो थारी चोखी होवे। अब तुम का करो वो फाइल पानो को? अपन सोचेला है कि मोना चौधरी को फाइल ले जाने दूँ। काय के वास्तु? बाकेलाल लटौर की आंखें सिकुड़ी। तुम मुझसे डरो हो? मारे होते तुम कड़ों फिक्र करो हो? वक्त आवे तो मोना चौधरी को भट के रख दो बाप। मोना चौधरी काम करेला, अपन का विश्वास है कि वो फाइल ले लेगा, रुस्तम राव बोला। थारे को तो पता ही होवे। हमने अपने यार से वादा करो कि वो फाइल उसो को। बाके, रुस्तम राव मासूमियत से मुस्कुराया। शंकर भाई से वह फाइल आने में दिक्कत आएला है, पर मोना चौधरी से फाइल लेने में कोई दिक्कत नहीं आएला।
बाकेलाल राठौर के माथे पर बल पड़े। थारा मतलब होवे कि हाँ, अपन का मतलब यही होइला बाप। उधर मोना चौधरी फाइल लेकर निकेला और उधर अपन उससे ले लेला। ये सबसे आसान रास्ता होइला बाप। ये तो खतरों वाला काम हो गयो। कैसे बाप? मोना चौधरी नागिन से चीज़ों छीनना आसान होवे का और फिर सीधो उससे टक्कर लेना ठीक ना होवे। वो मारे से ज़्यादा तेजो होवे। बाकेलाल राठौर के चेहरे पर गंभीरता आ गई। अपन के पास तो फाइल पाने का रास्ता बढ़िया होएला। रुस्तरा के चेहरे पर बराबर मुस्कान छाई हुई थी। ठीक हो। बाकेलाल राठौर ने हौले से सिर हिलाया। पर मारे को ये बताओ कि तुम उससे फाइल ना ले सको तो? वो देखना अपन का काम है बाप। बाकेलाल ने उसे गहरी निगाहों से देखा। थारे को कैसे मालूम होवे कि मोना चौधरी फाइल पाने के वास्ते कब वो वहाँ जायो? आप उनके दो आदमी बराबर मोना चौधरी पर नज़र रखेला है बाप। और मोबाइल पर हर एक घंटे में मोना चौधरी की हरकत की खबर अपन को मिलता है। समझा बाके? बाके तो सब समझो, पर मोना चौधरी के सामने जाना खतरों वाला काम हो। रुस्तम खड़ा हुआ। मारी जब जरूरत हो तो बता दियो। बाकेलाल राठौर ने सिर हिलाकर कहा। पक्का बाप, वक्त आने पर अपन तेरे को बोलेगा। कहने के साथ ही रुस्तम बाहर निकल गया। उधर देवराज चौहान हैदराबाद में जगमोहन और सोहनलाल के साथ नाइमा प्राइवेट वॉल्ट के लॉकर नंबर 351 में से दरियाई नूर जैसा बेशकीमती हीरा पाने की योजना तैयार कर चुका था। 9 दिन बीत गए। मोना चौधरी बाहरी काम निपटाकर जब उस मकान पर पहुंची तो पारसनाथ मिला। आओ मोना चौधरी। मोना चौधरी बैठी। बंगाली का फ़ोन आ चुका है कई बार, पारसनाथ बोला। महाजन नहीं आया? मोना चौधरी ने पूछा। उसने आना था? हाँ, वो मैं आ गया। इन शब्दों के साथ ही महाजन ने भीतर प्रवेश किया। दोनों की निगाह महाजन पर गई। महाजन ने पैंट में फंसी बोतल निकाली और आगे बढ़ कुर्सी पर बैठ गया। पाली से क्या बात हुई? मोना चौधरी ने पूछा। 2 दिन का काम है और है उसे, उसके बाद उसे फुर्सत है, महाजन बोला। पाली? पारसनाथ ने टोका। वो जो हड़ताला तोड़ने में मास्टर है? हाँ, महाजन ने पारसनाथ को देखा। शंकर भाई की तिजोरी वो खोलेगा। उसके हाथ में बहुत सफाई है। ताला, तिजोरी, लॉकर वॉकर खोलना उसके लिए मामूली काम है। हाँ, पारसनाथ ने सिर हिलाया। उसके बारे में सुना तो यही है। अगर 2 दिन बाद भी वो खाली नहीं हुआ तो? मोना चौधरी ने पूछा। बेबी, महाजन मुस्कुराया। मैं 1 सप्ताह से पाली के खाली होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। वो किसी लंबे ही काम में हाथ डाले हुए, और पाली के साथ ये बात तय हो चुकी है कि 2 दिन बाद मुझे पूरा हक है कि उसे रस्सा बांध कर खींच लाऊं। उसकी फ़िक्र मत करो। 2 दिन के बाद पाली सिर्फ हमारे साथ होगा। मोना चौधरी ने हौले से सिर हिलाया। तभी पारसनाथ बोला। लंच का वक्त है, मैं बाहर से खाना पैक करा लाता हूँ। लंच में मैं सिर्फ कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स लूँगी, मोना चौधरी बोली। पारसनाथ ने महाजन को देखा। और तुम? मैं तो पूरा का पूरा लंच लूँगा, महाजन मुस्कुराया। पारसनाथ वहाँ से जाने को हुआ कि महाजन बोला। वो? महाजन ने पारसनाथ को देखा। करोड़ का है? संभाल रखा है दिल्ली में, पारसनाथ ने सपाट स्वर में कहा। कहीं ज़्यादा तो नहीं संभाल लिया कि निकालने में ज़्यादा ही वक्त लग जाए, महाजन बोला। पारसनाथ ने कुछ नहीं कहा और खामोशी से बाहर निकल गया। आधे घंटे में पारसनाथ लंच का सारा सामान ले आया। लंच शुरू किया गया। महाजन बोला। शंकर भाई के बंगले के बारे में कोई खास बात मालूम हुई क्या? वैसे तो आमतौर पर वही बातें हैं जो बंगाली ने बताई थी, मोना चौधरी ने सोच भरे स्वर में कहा। शंकर भाई के बंगले पर करीब 12 गनमैन अफसर मौजूद रहते हैं। ये सब मालूम करने में मुझे 5 दिन लगे। मतलब कि शंकर भाई ऐसा सख्त और उसूलों वाला इंसान है कि उसके आदमी फालतू बात नहीं करते, और शंकर भाई को पसंद नहीं कि उसकी बातें बाहर जाए। पल भर ठिठक कर मोना चौधरी पुनः कहने लगी। दिन में 8-10 गनमैन होते हैं, परंतु रात को 12 से कम नहीं। 6 गनमैन बंगले की चारदीवारी के भीतर शाम का अंधेरा होने से पहले ही फैल जाते हैं। आगे पीछे दाएं बाएं बंगले के भीतर ग्राउंड फ्लोर के हॉल में मौजूद रहते हैं। उन्हें हर पल किसी आहट का इंतज़ार रहता है, वो अपनी गन का इस्तेमाल कर सके। इसी तरह 2 गनमैन पहली मंजिल पर उस रास्ते पर मौजूद रहते हैं जो रास्ता छत शंकर भाई के बेडरूम की तरफ जाता है, और बाकी के 2 बंगले की छत पर टहलते आसपास का ध्यान रखते हैं। उनके पास गनों की अपेक्षा लाइट मशीन गनें होती हैं, ताकि नीचे हमलावर ज़्यादा आ जाएं तो उन्हें सेकंडों में भूना जा सके। मोना चौधरी ने महाजन और पारसनाथ पर निगाह मारी। ये तो बहुत तगड़ा इंतज़ाम है, पारसनाथ ने सपाट स्वर में कहते हुए कहा। अपने खुरदरे चेहरे पर हाथ फेरा। तगड़े से भी ज़्यादा, महाजन ने बोतल उठाकर घूंट भरा। पूछताछ से जो बातें सामने आई हैं उस हिसाब से ये इंतज़ाम करना शंकर भाई की मजबूरी है। शंकर भाई अंडरवर्ल्ड का आधा रास्ता तय कर चुका है। अब उसके सामने हालात ये हैं कि उसके बराबर वाले या पीछे वाले उसे निशाना बनाने में लगे रहते हैं कि वो तरक्की करके आगे क्यों बढ़ गया है। ऐसे में कई बार शंकर भाई के बंगले पर बाहरी हमला हो चुका है कि उसे ख़त्म किया जा सके, परंतु वो हर बार बचा, और उसके कदम आगे जिस तरह बढ़ रहे हैं वो मुसीबत खुद उसने पाल रखी है। कैसे? मैंने पहले ही कहा है कि शंकर भाई अंडरवर्ल्ड का आधा रास्ता तय कर चुका है,
और जो बाकी का आधा रास्ता अंडरवर्ल्ड डॉन तक जाता है वो उस रास्ते को तय कर रहा है। तुम्हारा मतलब है कि शंकर भाई अंडरवर्ल्ड डॉन बनना चाहता है? महाजन के ओटो से निकला। पारसनाथ की आंखें सुकड़ी। मोना चौधरी ने सहमति भरे भाव में सिर हिलाया। शंकर भाई के बारे में पूछताछ से जो बातें सामने आई हैं उससे यही बात सामने आती है। शंकर भाई अंडरवर्ल्ड के पागल लोगों में से है जो अपना मकसद हासिल करने के लिए कुछ भी कर देते, किसी भी हद को पार करने का हौसला रखते हैं। मोना चौधरी ने गंभीर स्वर में कहा, आज की तारीख में अंडरवर्ल्ड का डॉन जोगी बिंद्रा है और शंकर भाई जोगी बिंद्रा को ख़त्म करके उसकी जगह लेना चाहता है। ये बात जग जाहिर हो चुकी है। ऐसे में जोगी बिंद्रा भी उसका दुश्मन बन चुका है और वो बड़े दादा भी जो खुद को डॉन की कुर्सी का हकदार मानते और जोगी बिंद्रा को ख़त्म करके उसकी जगह लेना चाहते। यानी कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया इस वक्त ज्वालामुखी के उस महाने पर खड़ी है कि कभी भी शहर खून खराबे से भर सकता है। यही वजह है कि शंकर भाई ने अपने आसपास की सिक्योरिटी जोरों से भी ज़्यादा सख्त कर रखी है और अंडरवर्ल्ड के हालात हमारे लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। मोना चौधरी गंभीर थी। वो कैसे? इन हालातों के हिसाब से शंकर भाई ने अपने आदमियों को पक्का ऑर्डर दे रखा होगा कि जो भी बंगले में बिना इजाज़त घुसने की कोशिश करे उसे ख़त्म कर दिया जाए। और हमें बंगले में जाना है फाइल लेने। ये सामान्य हालत नहीं है। वहाँ पहुंचकर हमें गनमैनों का ही मुकाबला नहीं करना बल्कि उनके दिमाग में भरी उन खतरनाक सोचों का भी मुकाबला करना होगा जिन पर वे गोलियां चला रहे हैं। वे किसी दूसरे दादा के भेजे लोग हैं। ऐसे में गनमैन और ख़तरनाक हो जाते हैं, भूखे शेर की तरह। वो सिर्फ सामने वाले को हर हाल में ख़त्म करते हैं। यानी कि बंगले में प्रवेश करने पर कोई आहट भी हुई, जो कि होगी, तो वहाँ मौजूद गनमैन भूखे शेर की तरह हमारा निशाना लेने लगेंगे। वो हमें कोई वार्निंग नहीं देंगे, सीधा निशाना लेंगे। ये तो बहुत खतरनाक बात बता रही हो, महाजन ने गहरी सांस लेकर कहा। फांसी देने से पहले तो कानून भी एक बार मन की इच्छा पूछ लेता है। ये कानून नहीं, अंडरवर्ल्ड के लोग हैं। मोना चौधरी अपने शब्दों पर जोर देकर बोली। और हालात ऐसे हैं कि वहाँ कोई मामूली चोर भी घुस गया तो उससे कुछ भी पूछे बिना उसे किसी बड़े दादा का आदमी मानते हो फ़ौरन गोलियों से भून देंगे। महाजन ने घूंट भरा। मुझे तो अंडरवर्ल्ड के भीतरी हालातों का पता नहीं था। यानी कि गलत वक्त पर बंगाली से मामला तय किया है। ऐसे में तो शंकर भाई के बंगले की तरफ मुंह करना भी गोली खाना हुआ। बातों के दौरान उनका लंच करना जारी था। तो अब क्या किया जाए? महाजन बोला। पारसनाथ का खुरदरा चेहरा सपाट था। मोना चौधरी ने स्नैक्स उठाकर महाजन को देखा। हम वही करेंगे जो करना है, हमें पहले तय हो चुका। मोना चौधरी का स्वर शांत था। मतलब कि शंकर भाई के बंगले में फाइल लेने जाना है? महाजन ने होंठ सिकोड़े। हाँ, हो सकता है वहाँ से जिंदा वापस ना लौटें। कोई बात नहीं, मोना चौधरी ने महाजन को देखा। कभी तो कहीं तो ऐसा होना ही है। ज़रूरी तो नहीं कि हर बार बाजी हमारी ही रहे। दूसरे का भी निशाना सही लग सकता है, लेकिन जहाँ पता होगी जान का खतरा है वहाँ। महाजन, मोना चौधरी की आवाज़ में किसी तरह का भाव नहीं था। खतरा देखकर मैं जिस दिन पीछे हटी तो समझ लो कि वो मोना चौधरी की ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। हम खतरों का खेल ही खेलते हैं। कभी काम में कम खतरा होता है तो कभी ज़्यादा। ये इत्तेफाक ही है कि अंडरवर्ल्ड के बुरे हालातों की वजह से शंकर भाई के यहाँ सख्त पहरेदारी है, वरना इतना भारी खतरा ना होता। महाजन सोच भरे ढंग से लंच में व्यस्त रहा। पारसनाथ अभी तक बीच में ही नहीं बोला था, धीमी रफ्तार से लंच ले रहा था। तुम चाहो तो इस काम से हट सकते। क्या बात करती हो बेबी, लंच का मज़ा ख़राब कर दिया। महाजन ने तीखी निगाहों से मोना चौधरी को देखा। मैं कभी इस तरह पीछे हटाऊं? जहां तुम जा सकती हो वहां मैं क्यों नहीं जा सकता? तुम खतरा ले सकती हो तो मैं क्यों नहीं ले सकता? सोच समझकर बात किया करो। मोना चौधरी के होठों पर शांत मुस्कुराहट उभरी। तभी महाजन ने पारसनाथ को देखा। वो करोड़ कहाँ रखा है बता देना। अगर तू मर खप गया और मैं बच गया तो करोड़ को कहाँ ढूंढता फिरूंगा? महाजन क्या उठा। मुझे कुछ हो गया तो वो पैसा मोना चौधरी के पास पहुंच जाएगा। अगर बीवी भी ना रही तो तुम्हारे पास? फिर ठीक है। सॉरी, अगर बेबी भी ना रही तो तुम्हारे पास? फिर ठीक है, महाजन ने खुश होने वाले ढंग में कहा। परंतु पाली, जिसे साथ ले जाना चाहता था, जिसने शंकर भाई की तिजोरी खोलनी थी, उसे 2 दिन बाद भी फुर्सत ना मिली। महाजन ने बहुत तलाशा, पाली कहीं भी ना मिला। ढूंढते ढूंढते 13वें दिन पाली मिला। तब वो फुर्सत में था और काम के लिए तैयार था। मोना चौधरी ने रात को ही शंकर भाई के बंगले में प्रवेश करना तय कर लिया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं जीत का ताज के तीसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।